नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे कृषि में भी कई बदलाव हो रहे हैं। किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ कई किसान ऐसे भी हैं जो ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का लगातार और अंधाधुंध इस्तेमाल करने में लगे हैं, जिसकी वजह से न केवल फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जैव गहन कृषि प्रणाली एवं व्यवस्थापन द्वारा सुरक्षित एवं टिकाऊ रेसिड्यू मुक्त फलों के उत्पादन पर, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि जागरण के स्टूडियो में मौजूद हैं IPL बायोलॉजिकल के जोनल डेवलपमेंट लीड अनिल चिटनिस जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फसल चाहे किसी अनाज की हो, सब्जी की हो, फलों की हो या फिर किसी की भी हो, तो क्या सभी तरह की फसलों पर रासायनिक अपशिष्ट मुक्तों का जो उत्पादन है वो संभव है? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि संभव से ज्यादा ये आज के समय की जरूरत है। क्योंकि हम 2023 में जी रहे हो, पिछले कई 48 से 50 सालों से हम उर्वरक 1961 से चालू कर रहे हैं। 1972 से हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। 48 से 50 सालों से हम इतना ज्यादा उस धरती माँ पर बोझ डाल रहे हैं, उसके सब्जियों पर स्प्रे कर रहे हैं, लगातार जहर बढ़ा रहे हैं, उस धरती माँ का जो उर्वरकता है वो भी कम कर रहे हैं। तो अब ये संभव नहीं बोलना है, अब हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगले 50 साल तक भी अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे जमीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी। इतना सब्जियों फलों में जहर फैल जाएगा कि वो सारे हमारे शरीर में नई नई तरह की बीमारियां फैलाना ऑलरेडी चालू कर दिया है, और आने वाले समय में उसका और प्रकोप बढ़ेगा। तो हमें अब थोड़ा सा कुदरती तरीके अपनाना जरूरी है। तो सर, अगर आज की बात करें तो फलों या ऑयल सीड्स में केमिकल जो अवशेष है उनकी क्या स्थिति है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बताएं। ये प्रश्न भी अब गंभीरता से लेने लायक हो चुका है, क्योंकि मेरा जो खुद का अनुभव है, मैंने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है, करोड़ों एकड़ के क्षेत्र में। वहां पे सोपा जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि लेबर न होने की वजह से किसान लगातार हर साल करोड़ों एकड़ में खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं। वो खरपतवार नाशक का उपयोग तो करते आ रहे हैं, लेकिन उसके सारे रेसिड्यू और अवशेष जो है वो सोयाबीन के तेल में भी आने लगे हैं। मतलब वही तेल हम खा रहे हैं। आज हमने गेहूं के बारे में हमने देखा कि 2,4-D जैसा बहुत बड़ा रसायन उपयोग होता है, क्योंकि लेबर नहीं मिलता है, खरपतवार बढ़ते जाते हैं तो लोग जलाते हैं केमिकल से, उसका भी गेहूं के अंदर असर आ जाता है। सब्जियों के अंदर 50, 60, 70 दिनों में सब्जी कट जाती है, लेकिन एक एक दवाई का असर 70 दिन रहता है। लोग 15-15 दिन में 4 बार लगा देते हैं, तो वो सब्जियों में भी असर आ जाता है, आपके किचन में पहुंच जाती है। कल उसका स्प्रे हुआ है और आपके किचन में पहुंच गई। तो ये फलों का भी अब ऐसे ही है। इतने हमारे कोई दुश्मन है, वो जो बीमारी आती है और जो कीड़े आते हैं उसके ऊपर लोग इतनी तरह तरह की दवाइयां छिड़कते हैं। जो खाने की चीजें हैं, ठीक है, कपास वगैरह आप इसका उपयोग करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खाने की चीजों में तो आपके सारे अवशेष आपके इसमें आते हैं। तो ये सारी ही सब्जियों के ध्यान देने जरूर रहते हैं, या सब्जी हो, अनाज हो, ऑयल सीड हो या फल हो, सभी में हमें इसके ऊपर काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जैसे सर आपने बताया कि काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इसको अभी किस तरीके से आगे कंट्रोल कर सकते हैं? अब हमें कुछ प्रणालियां बदलनी पड़ेगी। हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 1961 में हमारे उर्वरक शुरुआत हुई और 1972 में हमारे रसायन शुरुआत हुई, केमिकल दवाइयां कीड़े मारने वाली। उसके पहले कोई दवाई की दुकान नहीं थी और कोई खाद की दुकान नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग खेती करते थे। अलग अलग गोबर की खाद बना के उसको सड़ा गला के जो गोबर खाद बनता था वो जमीन में जाता था। जमीन में उसकी उर्वरकता बढ़ती थी, उसमें तरह तरह के कुदरती तरीके के बैक्टीरिया पैदा होते थे, उससे केंचुए की अच्छी होती थी, उसमें काफी पशु पक्षी भी आते थे जिससे वो काफी कीड़े खा लेते थे, और इस तरह से काफी कुदरती तरीके से हमारी जमीन और जहर मुक्त वातावरण में हम लोग करते थे। लेकिन अभी ये सारी चीजें जो है बंद हो चुकी है और पिछले 50 सालों से हम लोग केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये
आपका जो प्रश्न है ये पहले संभव नहीं था, लेकिन अब उसको रोकने की जरूरत है। अब उसके रोकने की जरूरत आ गई है, क्योंकि 50 साल तक हम लोग ये करते रहेंगे, इसका मानवीय जीवन पे, पर्यावरण पे बहुत ज्यादा गलत असर होने वाला है। तो इसके आगे से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि रेसिड्यू सुसंगत जो सुरक्षित उत्पादन आईपीएल बायोलॉजिकल है, इसका क्या कार्य है, क्या योगदान है और क्या क्या अचीवमेंट्स है, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। आईपीएल बायोलॉजिकल्स का मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ। ये सबसे पुरानी इस विषय पे काम करने वाली मतलब कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पिछले प्रश्न में था कि आप एक रसायन वाली लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये पैरेलल लाइन है, ये बायोलॉजिकल वाली। मतलब दोनों की विधियां अलग अलग है। हम रासायनिक तरीके से कहां तक जा सकते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन बायोलॉजिकल से हम लंबी रेस में जा सकते हैं। आईपीएल बायोलॉजिकल ने अलग अलग तरह के माइक्रोबियल प्रोडक्ट, जो है माइक्रोबियल मतलब छोटे से जीवाणु जो रहते हैं, वो जमीन में से ही उनको इकट्ठा किया जाता है। उसमें से जो मजबूत, जो जिसको बोलते हैं हम अच्छा स्ट्रेन होता है, जो भारत की अलग अलग जलवायु में, जमीन में अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं ज्यादा टेम्परेचर है, कहाँ कमी टेम्परेचर है, कहीं की जमीनें खारी है, कहीं की जमीनें एसिडिक है। अलग अलग जमीनों में, अलग अलग क्लाइमेट में ऐसा जीवाणु का ऐसा स्ट्रेन पैदा करना पड़ेगा आपको, जो आईपीएल कर रही है, कि वो भारत की हर तरह की जमीन में अपना काम सुचारू रूप से चलाए, जमीन में उसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहे और उसमें से जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उससे फसल तक नुकसान हो, उसको नुकसान न होते हुए और उसकी उर्वरकता बनाए रखें। आईपीएल बायोलॉजिकल ने ये काम 1995 से चालू कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि 27-28 साल पहले ऐसे विषय पे काम करना, तो कई लोग तो सोचेंगे कि इसमें क्या मतलब है, वहां तो केमिकल चल रहा है। लेकिन उस समय भी हमारे फाउंडर्स जो हमारी इस कंपनी के हैं, उन्होंने ये सोचा कि हमें आने वाले समय में पब्लिक को जहर मुक्त खेती से अच्छा अनाज देना है। इस दिशा में उन्होंने प्रयत्न किया। आज 27-28 साल में मेरे ख्याल से ये सबसे पुरानी कंपनी है जो अलग अलग तरह के कीड़े मारने वाले, अलग अलग काली चक्र और उसके बाद में दमन और वरुणास्त्र, इस तरह के इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं माइक्रोब, जो कीड़े के शरीर के ऊपर जैसी जाते हैं उसको बीमारी युक्त बना के उसको खत्म कर देते हैं। हमने ऐसे फास्फोरस, आपके नाइट्रोजन, पोटैश, जिंक के ऐसे सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया बनाए हैं जो हाई डेंसिटी में बनाए हैं। हमने उसको जमीन में डालने के बाद में उसके अंदर से जो कि सेंद्रीय अम्ल निकलते हैं, वो अंदर की जो पड़ी हुई फास्फोरस है उसको पिघाल के उसको अपटेक, मतलब हमने डाला है लेकिन हमारे पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता था। हमने जब तक खाना खाया है उसको, जब तक आप मसल के खाना नहीं खाएंगे जब तक वो शरीर में नहीं जाएगा। तो इसी तरह से उसको उपलब्धता बढ़ाने के लिए उससे जमीन की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। और इसी तरह से जो फफूंद की बीमारी आती है उसमें भी हमने ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल ये बनाए हैं, जैसे बैक्टवीप है, मिल्गो है, मिल्डाउन है, ये ट्राइकोडर्मा में हमारा संजीवनी सबसे ज्यादा है। और इस तरह से हमने ये मॉलिक्यूल जो है, कोई भी आपके मतलब जैसे माइक्रोबियल, ये जो जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति होती है, बीमारी लग जाती है, ज्यादा पानी गिर जाता है, ज्यादा ठंड पड़ जाती है, तो ऐसे समय इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी बड़ी फसलों में ये बीमारी की रोकथाम भी कर सकती है और बड़ी कुदरती तरीके से। और इसका कोई रेसिड्यू जमीन में नहीं रहता है, कोई उल्टा जमीन को फायदा ही होता है। और हमारे शरीर में भी कोई जहर जाना, इस तरह से खाना आप खाएंगे तो आपको जहर मुक्त खाने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, केंचुए भी अच्छे रहेंगे, मधुमक्खियां भी अच्छी रहेगी। नहीं तो हम स्प्रे कर रहे हैं मधुमक्खियों को मार रहे हैं, हम स्प्रे कर रहे हैं केंचुओं को मार रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रणाली आईपीएल ने आज 27 से 28 साल पहले सोच के आज तक हम लोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में आप जाइए, चाहे पंजाब में, हरियाणा में धान हो एक्सपोर्टेबल, आपका जो बासमती आता है, चाहे नासिक वगैरह एरिया में आप एक्सपोर्टेबल ग्रेप हो जो 2-2 लाख टन यूरोप के अंदर जाता है, और अनार भी जाता है, और ऐसी केला भी आज बहुत जाने लगा है। इस तरह से रेसिड्यू फ्री किसानों ने उसको उसकी समय की जरूरत समझ के आईपीएल को ऊपर भरोसा रख के आईपीएल का काफी काम काफी बढ़ा है। लेकिन ये सपना उन्होंने 27-28 साल पहले देखा था। तो सर, जैसा कि मैंने अपने एंकर की शुरुआत में एक बात कही कि कई किसान जो हैं वो मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करे रासायनिक उर्वरकों का,
तो अगर मैं आईपीएल बायोलॉजिकल की बात करूं तो इसकी क्या मात्रा है इस्तेमाल की, कितने प्रति हेक्टेयर है, कितने एकड़ में किसान कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अब ये पद्धति मैंने आपको पहले बताया, जो पद्धति हम 50-52 साल से यूज कर रहे हैं उसको एक दिन में तो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि किसान को भी जब तक वो देखता नहीं, जब तक वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। इसलिए मैंने बोला 27-28 साल से हमारा ये प्रयास चल रहा है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से हमें इसके ऊपर परिणाम मिलने लगे हैं। क्योंकि अभी बीच में आपने देखा कोरोना भी आया था, तो कई लोगों का वर्ल्ड में इम्यूनिटी के ऊपर काफी लोगों ने ध्यान दिया, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, जिनके जो जहर हमारे पेस्टिसाइड का जा रहा है उसकी वजह से इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो किसानों ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है और रेसिड्यू की मात्रा हम प्रयोग द्वारा बताते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि आज हमारे कोई चना दे रहा है या कोई चना पैदावार ले रहा है या सोयाबीन ले रहा है, वो सब्जी ले रहा है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तालिका ये की है कि कोई भी दवाई आप स्प्रे करेंगे तो 40 से 70 दिन तक उसका असर उस सब्जी में बना रहेगा। अगर मुझे कल खानी है सब्जी तो मुझे ऐसी सब्जी चुनना पड़ेगी जिसके ऊपर 40 से 70 दिन पहले उसके ऊपर कोई छिड़काव नहीं हुआ है। तो ऐसी सब्जी मिलना तो मेरे लिए असंभव है। तो हमने दूसरी प्रणाली लोगों को करके बताई है कि आपके जमीन के अंदर एकदम कम खर्चे में, मतलब सब्जियों में तो हमारा 4-5 हजार रुपए में खर्चा आ जाता है, फलों में तो 10-12 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है, और बाकी दवाइयां तो 80-80 हजार 90-90 हजार तक पूरे एकड़ में खर्च होती है। तो हम उनको करके बताते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग जो जैव उर्वरक है हमारे आईपीएल के, जो फॉस्फेशिया, पोटेशिया, नाइट्रेशिया, हम उनको लेबोरेटरी से बना के सीधा 50 मिली की टेस्ट ट्यूब में उनको देते हैं और वो जमीन में उसका ड्रिप द्वारा इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में मिला के करते हैं, तो लाखों करोड़ों जीवाणु उनकी जमीन में चले जाते हैं। वहां उसे गोबर खाद वगैरह का खाना मिलता है तो वहां उसमें और पनपते हैं। उनके शरीर में से अलग अलग स्त्राव निकलते हैं जिसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। यह ऑर्गेनिक एसिड जो है वो आपके पड़ी हुई, जो कई सालों से पड़ी हुई खाद है, जो फास्फोरस वगैरह जो बिना घुलनशील है, उसको उधर घुलनशील बना के उसको पौधे को अच्छा उसको सोखने में मदद मिल जाती है। इस तरह से उसका कम से कम नाइट्रेशिया अगर वापरता है तो 15-20 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है, जो उसको यूरिया की बचत कर सकती है। अगर उस 50 किलो यूरिया डालता है तो 25 किलो डालेगा वो। फास्फोरस आज कम से कम डीएपी इतनी महंगी हो गई है, आज कम से कम 1700-1800 का बैग आ गया और आगे भी बढ़ने वाला है। उसमें से भी हम बताते हैं कि ये फास्फोरस की मात्रा कम से कम 20 से 30 किलो आपकी उर्वरकता की जरूरत को कम करती है। मतलब उसका जो खर्चा है 1700 का खर्चा हम उसका 700-800 पे लेके आते हैं। तो हम लोग उनको प्रयोग करके बताते हैं कि भाई ये आपने जो खाद वाद रासायनिक यूज कर रहे हो, इसकी वजह से आपके जमीन के ऊपर क्षार आ चुके हैं। इसका मतलब ये बहुत सारा घुलनशील आपका खाद जो है जमीन में पड़ा हुआ है। तो हम लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें फायदा मिलता है और उनकी जमीन का पीएच भी अच्छा हो जाता है और उनका खर्चा भी हम लोग बताते हैं। जो खर्चा उनका उर्वरक का जो रहता है वो हमारे आईपीएल बायोलॉजिकल के जो हाई डेंसिटी फर्टिलाइजर का यूज करता है उससे उनका काफी कम खर्चे में काम हो जाता है। तो वो इस चीज को प्रयोग पहले करके देखता है और धीरे धीरे उसको अपनाता है। कई बार हम लोग हमारे जो कुछ सेंद्रीय खेती करते हैं, मतलब जो जैविक खेती करते हैं, कुछ हम फलों के उत्पादक जो है हमारे यूरोप में भेजते हैं, तो वहां पे पता लगता है कि वहां पे बिल्कुल रेसिड्यू चलेगा नहीं, क्योंकि वहां के लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। तो वो लोग थोड़ा भी रसायन अगर होता है तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो लेते नहीं है। और किसान को जो एक्सपोर्ट का भाव मिलता है वो काफी बड़ा रहता है, तो किसान उसको जानबूझकर पहले, अगर उसकी 150 दिन की क्रॉप हुई, उसकी 100 दिन की क्रॉप हुई, क्योंकि जितने भी बहुवर्षीय फल रहते हैं उसके ऊपर हम लोग उसको बताते हैं कि सबसे पहले आप तो क्या कीजिए, आपके झाड़ों के ऊपर जितना भी इनाकुलम है, बीमारी है, कीड़े हैं, उसको पहले से ही आप उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। तो हमारे काली चक्र दमन नाम से जो माइक्रोब्स आते हैं, उनको छिड़कने से वो सारे जो कीड़े और उनके जो अंडे हैं वगैरह, ये सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मतलब एक तरह से उनके ऊपर कोई फफूंद की रोग आ जाती है और वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। वो जमीन में डलवा देते हैं ताकि वो आगे जाके पनपते नहीं है। दूसरा हम बताते हैं कि आपको कुछ फंगस आने के बाद में करने के बजाय आप पूरे पहले ही पेड़ों को पूरे स्टेम वॉश करवा दीजिए,
मतलब उसको वॉश करवा दीजिए। वॉशिंग से क्या हो जाता है कि वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके ऊपर का इन्फेक्शन जो उसकी स्टेम के ऊपर, पत्तियों के ऊपर पहले से रहता है। तो इस तरह से हम पहले बता देते हैं, बाद में हम उसकी हायर स्पिरिट जो लेते हैं। कभी कभी कोई भी फसल रहती है जो उसकी टेंडर अवस्था रहती है, जब फूल वगैरह आते हैं, उसमें फल लगते हैं, उस समय वो नाजुक अवस्था से गुजरता है। उस समय हम बताते हैं कि हमारी मिल्डाउन नाम की जो दवा है वो पूरी पानी में भी धुलती नहीं है और पानी में फैल जाती है, मगर वहां पे ओस भी गिरती है, तो वो पूरी एक तरह से उसके स्पोर्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वो ओस के साथ पूरे फैल जाते हैं और एक आच्छादन बना देते हैं उसके ऑर्चर्ड के ऊपर, जिससे वो फलों के ऊपर एक सुरक्षा प्रदान करता है और उसे किसी भी केमिकल की बहुत जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है। कीड़े जब आते हैं तो सबसे ज्यादा तो कीटनाशक होता है, क्योंकि कीड़े की दवाई सबसे हमारे मानवीय जीवन के लिए घातक है, पक्षियों के लिए घातक है। तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि भाई आप कीड़े मारने की बजाय आप केचुए को क्यों मार रहे हो, आप मधुमक्खियों को क्यों मार रहे हो, आपको तो कीड़े मारना है। तो हमारे पास में इस तरह से जो वरुणास्त्र है, दमन है, काली चक्र है, ये एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है, मतलब किसी भी कीड़े के ऊपर गिरने के बाद उसको रोगग्रस्त करके मारते हैं। तो उसका स्प्रे करने के बाद क्या होता है, वो उसके शरीर के ऊपर वो उसका माइक्रोब गिर जाता है और उसको इन्फेक्ट करके दे देता है, मतलब वो सिर्फ कीड़ा मरता है, ये फफूंद उसको खा के जिंदा रहती है और बाद में उसकी जमीन में और बढ़ जाती है। तो हम केमिकल की मात्रा अगर आज 5 मिली डाल रहे हैं, कल को 10 मिली डालना पड़ेगी, 15 मिली डालना पड़ेगी। लेकिन ये बायोलॉजिकल की, हमारे आईपीएल बायोलॉजिकल की ऐसी खासियत है कि इसके करोड़ों जीवाणु एक बार जमीन में गए तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और एक समय के बाद में आपको बायोलॉजिकल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। 1 लीटर से 500 पे आ जाओगे, क्योंकि आपकी जमीन में उसकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसको जरूरत नहीं है। तो हम उसको ज्यादा से कम की ओर ला रहे हैं और केमिकल उसको कम से ज्यादा की ओर ले जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसमें फर्क है। धीरे धीरे जब आप कम कम करते जाएंगे तो आपकी जमीन में ऐसी कुदरती डिफेंस मेथड तैयार हो जाती है कि कीड़ा आता है, उसको वहां पे पता लगता है कि वहां पे ऑलरेडी माइक्रोब पड़ा हुआ है सालों से, वो रोगग्रस्त हो जाता है। उसके बाद बीमारी आती है, वहीं पे रोगग्रस्त हो जाती है। उसके बाद आपकी जमीन की पीएच भी नीचे आ जाती है, तो उसकी वजह से उर्वरक भी आप जो डालते ऊपर चले जाते हैं। तो एक तरह से हम किसान को फिर से पुराने समय की तरफ ले जा रहे हैं, जो उर्वरकता उसने पहले खो दी है जमीन की, उसको हम फिर से उसको लाना चाहते हैं। ये आईपीएल बायोलॉजिकल का बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से मानवीय दृष्टि से और देश के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम है और आईपीएल बायोलॉजिकल कर रही है और इसका खर्चा बहुत ही कम आता है। अभी इसमें हमने देखा, मैंने बोला सब्जियों में 4-5 हजार रुपये एकड़ का खर्चा आ जाता है, फलों के अंदर 12-15 हजार रुपये का खर्चा आ जाता है, क्योंकि इसका मात्रा भी जो है वो किसानों को काफी सस्ती में मिलती है बाजार में केमिकल की तुलना में, और उसकी वजह से खर्चा भी कम होता है और इसका रोज रोज स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15-20 दिन में एक बार स्प्रे कर दो तो चल जाता है। तो उसकी वजह से ये सस्ता, किफायती और सबसे बड़ा सुरक्षित है और जमीन में अपना उर्वरकता बढ़ाने का काम भी और करता है। इसके अलावा सर, अगर केमिकल्स की तुलना में किसान जो है वो आईपीएल बायोलॉजिकल से एक सुरक्षित उत्पादन हासिल करना चाहे तो ये किस तरीके से संभव है, किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके अभी आगे क्या क्या अनुसंधान चल रहे हैं उसके बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब तक किसानों तक जाएंगे, लेकिन हमें जब तक कोई मान्यता नहीं मिलती है गवर्नमेंट की, वो भी जरूरी है। क्योंकि देखो, आज 50 साल में कई केमिकल्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह अनुसंधान के जरिए अपने डेटा जनरेट कर लिए, लेकिन वो अचानक जहरीले साबित होना चालू हो गए। उन्होंने अपनी इफिकेसी निकाली कि कौन अच्छा असर करेगा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बताया कि इसमें जहर की वजह से क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन आज हमारा ये बायोलॉजिकल का पूरा न्यू एरिया है। जो मैंने बोला, जो 50-60 साल पहले पद्धति चली आ रही है, हम 10 साल पुरानी पद्धति पे आ गए हैं। तो 10 साल पुरानी पद्धति के लिए अभी नयापन तो लगेगा। तो हम लोगों ने अभी आईसीआर के जो अनुसंधान चल रहे हैं फलों के ऊपर, उनके आईसीआर दिल्ली के अंडर, जैसे आप पुणे के अंदर देखेंगे एनआरसीजी ग्रेप है, मतलब वो ग्रेप के ऊपर अनुसंधान करती है। अगर आपने सोलापुर में गए तो वहां पे ऑल इंडिया लेवल पे एनआरसीपी है, मतलब पोमग्रेनेट के ऊपर अनुसंधान करती है। उसके बाद में आपका स्पाइसेस के ऊपर भी है, राजगुरु नगर पुणे के आसपास, वहां पे भी आपका लहसुन, प्याज और स्पाइसेस के ऊपर अनुसंधान चलते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो हमने सोचा कि हम इन लोगों के साथ में कुछ किसानों के यहाँ पे प्रयोग चालू करें। हमने 2018 में हमने अप्रोच किया, सबसे पहले हमने ग्रेप के ऊपर, क्योंकि ग्रेप है ऐसा फल है
जो 2 लाख टन कम से कम यूरोप कंट्री में रेसिड्यू फ्री निर्यात होता है और उसको अच्छे पैसे मिलते हैं किसानों को, तो किसान भी उसके प्रति जागरूक रहता है। तो हमने उसके प्रयोग के लिए हमने नासिक वगैरह एरिया में 1-1 एकड़ के 10 फार्मर चुने और हमने बोला कि हम आपको करके बताएंगे, हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बताएंगे। और उसके कोलेब्रेशन हमने ICAR का किया। तो हमें पता लगा कि सबसे पहले हम लोगों ने किसानों को इकट्ठा किया, हमने बताया कि आपका 1-1 एकड़ हम लेंगे और हम जो जो चीज बताएंगे आप उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। उन्होंने हाई रिस्क पीरियड में जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो वो डर जाते हैं कि हमारा खराब हो जाएगा क्रॉप, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने उनको सबसे पहले स्टेम वॉश करवा दिए, जिससे उनके ऊपर का इनाकुलम पहले जो पैथोजन था वो पहले उसका संक्रमण खत्म कर दिया। उसके बाद भी जब उसकी नई शूटिंग प्रूनिंग के बाद नई जो उसकी प्रूनिंग के बाद में नया फूल आया, उसके अंगूर के छोटे छोटे दाने आए, तो कई लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया था तो उनके ऊपर जल्दी बीमारी आ गई। लेकिन हमारे इस पे बीमारी नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने उसको आने के पहले ही उसके पेड़ को स्टेरिलाइज कर दिया था, निर्जंतुक कर दिया था। वो उसको पसंद आ गया, वो बोला कि मेरे तो 2 स्प्रे बच गए। उसके बाद हम थोड़ा बारिश का समय था तो वो घबरा जाता है। हमने बोला कोई बात नहीं, आपको मिल्डाउन बैसिलस सबटिलिस ऐसी दवा है जो पानी के अंदर भी वो धुलती नहीं है और आपके पेड़ों को अच्छादन देती है। उसमें भी उसको पसंद आया। उसके बाद उसके फल आने के बाद में उसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी आई। हमने उसके ऊपर एम्पिलोमाइसिस, हमारा जो मिल्गो है वो एयरबॉर्न बीमारी रहती है, लेकिन वो पूरी तरह से उसको सुरक्षित रखता है और वो कितने भी 10-15 दिन में एक आधा स्प्रे करते थे और उसके ऊपर काफी उन्होंने पाउडरी मिल्ड्यू जैसा रोग भी कम हो गया। उन्होंने बाद में मिजोरम जैसे स्टेट में जहाँ पे ट्राइबल्स लोग जूस का अंगूर पैदा करते हैं, जो NRCG का एक पूरा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफी वो ट्राइबल्स को कुछ अर्निंग हो इसकी वजह से वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो वहाँ पे जूस में अगर जहर आ जाए तो कोई पिएगा नहीं। तो उन्होंने हमारा ये वहाँ पे काफी ठंडा मौसम रहता है, तो ठंडे मौसम में सफेद चूर्णी की जो पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी बहुत आती है, तो उन्होंने हमारा एम्पिलोमाइसिस मिल्गो जो है वहाँ पे भेजा और वहाँ किसानों ने उसका उपयोग किया। और हमारे यहाँ पे भी अभी वो बताते हैं कि इसकी वजह से सफेद चूर्णी की बीमारी नहीं आती है। और 8-8, 10-10, 15-15 स्प्रे करना पड़ते हैं उसको बीमारी, क्योंकि ठंड जो रहती है हमारी दिसंबर से चालू होती है तो फरवरी तक चलती है। तो 3 महीने तक अगर वो 10-10 दिन में स्प्रे करने लगे तो 10 से 15 वो स्प्रे कर सकता है, लेकिन ये कम से कम 3 या 4 स्प्रे में इसका काम हो जाता है। तो इस तरह से रेसिड्यू भी कम हो गया, ये भी हो गया। तो ये हमने उनको करके बताया। और उसके बाद हमने 2018 से 2022 में डेटा निकाले। उसका एक पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया सोलन में, जो एक सिंपोजियम हुआ था, NRCG ने उसको किया। उसमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए। जो हम केमिकल पे इतने सालों से भरोसा कर रहे हैं, जो किसान 72 स्प्रे पूरे साल में करता था 150 दिन की क्रॉप में, उसको सिर्फ 34 स्प्रे में काम हो गया। मतलब उसमें से 18 केमिकल के, 18 बायोलॉजिकल, IPL बायोलॉजिकल्स के। दूसरे साल उसने देखा कि उसके स्प्रे जो है 69 स्प्रे उसके बाकी खेतों में होते थे, 69 तरह के स्प्रे करता था वो, लेकिन अब उसको सिर्फ 27 स्प्रे करने पड़े। 14 स्प्रे हमारे, 14-15 स्प्रे उसके। तीसरे साल तो और भी चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। उसको 71 स्प्रे जो दूसरी जगह होते थे, मौसम की वजह से ज्यादा बीमारी कम ज्यादा हुई होगी, लेकिन बायोलॉजिकल के ऑलरेडी पिछले 3 साल से हम लोग उपयोग कर रहे थे। उसकी जमीन में उसकी तादाद इतनी बढ़ गई थी जीवाणुओं की कि अब उसको सिर्फ 21 स्प्रे में काम हो गया। कहाँ वो 34 से 21 पे आ गया और कहाँ हमारा 71 से 69 पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या, केमिकल तो 69 से 71 पे रहा, लेकिन हमारे 34 से 21 स्प्रे पे आ गए। मतलब 10 स्प्रे IPL बायोलॉजिकल के और 10 स्प्रे केमिकल के। और ताज्जुब होगा आपको, जब उसका डिटेक्शन में गया तो पहले उसके 7-7, 8-8 डिटेक्शन में केमिकल निकलते थे जिससे रिजेक्शन होता था। आज की तारीख में उसके 1 या 2 डिटेक्शन आ रहे हैं और सहन शक्ति से भी 0, मतलब ऑलमोस्ट 0 रेसिड्यू के उसके ग्रेप आ रहे हैं। और ये इसके ऊपर पेपर पब्लिश हुआ है। ये होने के बाद में ICAR ने ये एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम ही है बायो इंटेंसिव डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द सेफ सस्टेनेबल क्वालिटी ग्रेप प्रोडक्शन। इसका मतलब है हमें रेसिड्यू अवशेष सुसंगत अगर कोई
फलों का उत्पादन करना है तो बायोलॉजिकल तरीके क्या क्या है। और ये किताब आप देख लीजिए, पब्लिश बाय भारतीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। आज हमने एक ही फल में ये प्राप्ति की है 4 साल में, लेकिन हमने लोगों को सिद्ध कर दिया है कि केमिकल के बगैर हम खेती नहीं कर सकते हैं। ये मतलब ये आपके मन में जो धारणा बनी हुई थी वो एकदम झूठी है। आप इस लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में काम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 50 साल का जहर जो है वो 1 साल में तो खत्म नहीं कर सकते हम। तो अगर आप लगातार इस ये विधि से करते रहे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें खर्चे की बात हमने सुनी, हमारे अंगूर वाला कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा करता था, क्योंकि 71 स्प्रे करता है। उसका कहना है कि हमारे अभी 1.5 लाख से हमारा खर्चा 70-80 हजार पे आ गया है। और हमारा जो हमने खर्चा निकाला है, जो हमारे कम से कम 35-37 लीटर हमने पूरे 150 दिन में यूज किए हैं, हमारा खर्चा 2 एकड़ का कुछ 24 हजार आया। मतलब एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपया आया। तो वो बड़ा पसंद हो गया उसको कि देखो कहाँ मैं 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करता था, आज मेरा खर्चा ही मतलब 1 लाख रुपए के अंदर अंदर मेरा दोनों तरफ से हो गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये लगातार सतत चलने वाली, अभी आपने जो बोला टिकाऊ, सस्टेनेबल, मतलब ये जमीन में फैल जाते हैं। जिस तरह से हम 1 चम्मच दही से हजारों टन दही बना सकते हैं, वैसे ही ये जामन है। एक तरह से इसका कल्चर जब जमीन में जाता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत जरूरी है। ये केचुओं के लिए अच्छा है, ये मधुमक्खियों के लिए अच्छा है। आपके जमीन का कार्बन अगर बढ़ता है तो आज समय, अभी हमारे मोदी जी ने बताया कि कार्बन क्रेडिट, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा इमिशन की वजह से जहरीली गैसेस बाहर निकल रही है पोल्यूशन की वजह से, इसको सोखने वाला सिर्फ आपका खेत का पेड़ है, जो ये कार्बन सोख लेता है और जमीन में ले जाता है। जमीन में उसको जब जीवाणु से मुलाकात होती है तो उसका मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन हो जाता है और कार्बन में तब्दील हो जाता है। और आपकी जमीन की कार्बन बढ़ेगी तो आपकी ये जमीन अगले 15-20 साल तक, 25 साल तक काम करेगी। नहीं तो इस तरह से जहर से जमीन आपकी खत्म हो जाएगी। अगली पीढ़ी के लिए हमें खेती करने के लिए दुभर हो जाएगा। तो हम लोग ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमने किसानों को ये करके बताया है। इसके ऊपर किताब भी मैंने आपको बताई, छापी है। मतलब हमने सिर्फ आईपीएल के काम कार्य को हम अनुसंधान का भी रूप दिया है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। जी सर, यहाँ पे ना आपने भी खर्चे की बात की, तो मैं खर्चे से ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि किसान जो 1.5 लाख से उसका खर्चा जो है काफी कम हो गया, वो ग्रेप का किसान था, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए ये आईपीएल बायोलॉजिकल जो है कितना खर्चीला साबित हो सकता है, कितना अफोर्डेबल है उनके लिए, उसके बारे में बताइए। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हम तो ग्रेप के बारे में हमने अनुसंधान किया है, लेकिन क्या होता है, सब्जी है, टमाटर ग्रोवर्स है जैसा, और टमाटर जैसे 3-4 महीने की क्रॉप के बाद में ज्यादातर होता है। तरबूज खरबूज जो है वो 50-60 दिन के क्रॉप है। मतलब आज आपने किया, 2 महीने बाद तो आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है, आपकी जमीन खाली हो जाती है। तो ये हमें कम अवधि वाली जो फसलें रहती है, प्याज लहसुन है, ये 70-80 दिन में आ जाती है। तो हमने बोला हमारे पास टोटल सबसे पहले क्रॉप कितने समय की है, ये हमने पहचानना चाहिए किसानों ने। और हमारा एक केमिकल 40 से 50 दिन तक असर रखेगा। मतलब अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि मुझे दिन में 2 गोलियां लेनी है, मतलब एक गोली का असर 12 घंटे है, मतलब मैं दूसरी गोली 12 घंटे बाद ही लूंगा। लेकिन इस दवाई का ऐसा है कि 40 से 50 दिन तक दूसरा स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि वो जब तक उसका रेसिड्यू खत्म हुआ है उसके बाद दूसरा स्प्रे कीजिए। लेकिन किसान अगर 70 दिन की और 40 दिन की क्रॉप, 50 दिन की क्रॉप में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 स्प्रे करने लगे, क्योंकि वो बाजार में बेचारा जाता है, उसको बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, तो वो स्प्रे करता रहता है और बाद में वो जहरीली चीजों का कोई मतलब उसकी जमीन भी खराब हो जाती है। हमने ये बताया उनको कि 70 दिन में हमारे ज्यादा से ज्यादा आपको उर्वरक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका उर्वरक का खर्चा आएगा 1000 रुपया। आपने 2 से 3 राउंड, मैं तो 2 ही राउंड बोलता हूँ, 2 ही राउंड आपने काली चक्र दमन के ले लिए तो आपके कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, और नीचे भी आप उसका जमीन में भी दे सकते हैं। उसका खर्चा ज्यादा 1000 रुपया आएगा।
बायोलॉजिकल्स का जो फंजीसाइड है उसका भी हमने मिलडाउन, बैक्टीरिया और ट्राइकोडर्मा जैसे मतलब जो संजीवनी है हमारा, वो हम जमीन में डलवा देते हैं तो उसमें फफूंद की रोग भी कम हो जाती है, उसका भी 1,500। मतलब हमने 60-70 दिन की क्रॉप का ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार रुपया प्याज वाला खर्च कर सकता है। आप अगर कोई प्याज लहसुन वाला, दूसरा आपका अगर कोई तरबूज खरबूज करता है, उसके बाद टमाटर करता है, टमाटर में भी ज्यादा से ज्यादा उसको 7 या 8 स्प्रे 8 राउंड लग जाते हैं, उसमें खाद भी आ गया और कीड़े मारने वाला भी आ गया और फफूंद रोग वाला सब आ गया उसमें, 7-8 उसमें। तो अगर आप एक अंदाजन 700-800 रुपए का एक का खर्चा लगाए तो 8-7 56, मतलब आपका कम से कम 5,600 रुपए में आपका टमाटर में भी खर्चा हो सकता है। तो मुझे बताइए क्यों अननेसेसरीली आप जहाँ पे जीएसटी ज्यादा लग रहा है, कहीं तो इम्पोर्टेड हो रही है, कहाँ जर्मनी से आ रही है, यूरोप से आ रही है, उसके ऊपर काफी डॉलर की वजह से खर्चा बढ़ गया है। जो वाटर सोल्यूबल खाद आ रहा है जो इजराइल के लिए बने हुए हैं, वो वहाँ रेतीली जमीन है, हम वो वाटर सोल्यूबल यहाँ छोड़ रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये का भाव होता है। अभी 4 युद्ध के बाद में 4,000 3,000 हो गया है, लेकिन इतना खर्चा होने के बाद भी वो इतना खर्चा हो जाता है वाटर सोल्यूबल, जो सारे बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमारा किसान कर्जदार हो जाता है। वो अननेसेसरली दुकानदारों और कंपनियों को बहुत पैसा दे देता है। और जो जैविक खेती के ऊपर अगर उसने 1 एकड़ में प्रयोग किया, अगले साल उसको खुद को समझ में आ जाएगी कि ये विधि कितनी अच्छी है। खर्चे की सवाल नहीं है, इसमें कार्बन भी बढ़ रहा है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है, आप पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं, लोगों को जहर मुक्त प्रोडक्शन खिला रहे हो और खुद भी खा रहे हो। ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से सुजलाम सुफलाम के लिए जरूरी है और कम खर्चे में। तो आईपीएल बायोलॉजिकल हमें किसानों को केंद्रित रख के यही एजुकेशन बार बार दे रहा है और काफी प्रयोग करके हम उनको सिद्ध भी कर रहे हैं। तो सर इसके अलावा जैसे ये बात तो जाहिर सी है कि पेस्टिसाइड्स के और उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो रही है, तो ऐसे में जो मिट्टी का पीएच मान है और कार्बनिक तत्व हैं उनमें सुधार किस तरीके से किया जा सकता है और जो आईपीएल बायोलॉजिकल्स हैं उनके पास इसका क्या समाधान है? देखो, इसके लिए हम 3 आर बताते हैं किसान को। एक आर होता है रेजिस्टेंस। हम कई सालों से वही दवाइयां वापर रहे हैं। मैंने आपको बताया 1971 से हम स्प्रे कर रहे हैं, तो वो इल्लियां भी अब उसको पचा लिया। फिर हम बीटी कॉटन आया, उसके अंदर हमने हरी इल्ली को खत्म कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस इतना आ गया है वो। उसके बाद में गुलाबी इल्ली आ गई। जब गुलाबी इल्ली कंट्रोल नहीं होती है तो हम दूसरी और दवाइयां मारते हैं। इसी तरह से मैंने अभी पिछले मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो छोटा इंसेक्ट था वो बड़ा हो चुका है, बड़ी समस्या हो गई। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमें कुछ किसान बोलते हैं अब हमारे यहाँ वो स्नेल आने लगे हैं। अभी हमने तो कभी स्नेल सुने नहीं थे। जो शंख वाली कीट रहती है ना, वो रात भर में ये पूरी फसल को खा जाती है। जो मिलीपीड्स हम देखते थे वो बेचारे झुंड में दिखते थे बारिश के दिनों में, अब वो भी फसलों को काटने लगे हैं। उसके बाद एक काला थ्रिप्स इंडोनेशिया से आ गया है, वो इतना जहर पचा चुका है कि अब वो दूसरे जहर को कुछ दाद नहीं देता है। तो हमें उनकी आदत बदलने के लिए आईपीएल बायोलॉजिकल्स के हमारे पास में काली चक्र मेटेराइजम है, वरुणास्त्र वर्टिसिलियम है, उसके बाद बिवेरिया बासियाना जो है, ये इनका इतिहास अगर आप जाएंगे बिवेरिया बासियाना का तो 200 साल पुराना है वर्ल्ड में, और आज भी उसका 200 साल पुराना इतिहास भी है और आज 2100 के समय भी उसका उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब हमें जैविक डालेंगे तो उसकी क्रिया पद्धति बहुत अलग रहती है। केमिकल वो खाएगा, पचाएगा, उसके शरीर में जाएगा तब जहर होगा। यहाँ पे खाने और पचाने की जरूरत ही नहीं है। इसकी स्किन के ऊपर अगर ये बीमारी लग गई तो उसके ऊपर पूरी फफूंद की स्किन बीमारी लग जाएगी और वो कीड़ा वहीं मर जाएगा। उसके संपर्क में दूसरा कीड़ा आएगा, वो भी उसको, जैसे हमें कोई जुकाम वगैरह हो जाता है दूसरे को लग जाता है, तो ये बीमारी दूसरे कीड़े को लग जाएगी। अभी आप एक दीमक को अगर इन्फेक्ट करेंगे तो वो सारी उसकी फैमिली को इन्फेक्ट कर देगा। इसकी विधि बहुत अच्छी है। इसकी वजह से कोई भी रेजिस्टेंस अगर आता है दवाई खा के किसी कीड़े में, तो सबसे पहला आर क्या है? रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए आईपीएल बायोलॉजिकल का सबसे मदद है। ये विधि बहुत अच्छी है। आप जहर कब तक पिलाओगे इसको? दूसरा आर आता है रेसिड्यू। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दवाई करेंगे तो आपको सब्जी के अंदर आपके पेट में भी दवाई जाने वाली है, मानवीय जीवन में भी जाने वाली है, तो वो भी थोड़ा अच्छी बात है क्या? तो पहला रेजिस्टेंस बंद करो,
अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया मतलब आपके जहर बढ़ गया तो रेसिड्यू बढ़ जाएगा, रेसिड्यू बढ़ जाएगा तो आपको नुकसान है। तो रेसिड्यू को भी ये पूरी तरह से मार देता है। ये पूरी तरह से दूसरी फफूंद को, दूसरे कीड़े को खा के जीता है ये, मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो रेसिड्यू होने नहीं देता है ये। तीसरा है आर, रिक्लेमेशन ऑफ द साइल। हमें जमीन को भी उपजाऊ बनाना है। आज हमारे किसान भाई के पास में समझो उसके पूर्वजों की जमीन 50 साल पुरानी है, उसको अगली पीढ़ी को भी देना है। नहीं तो ये जमीन तो ऐसी है, शाश्वत है। एक बाप दादाजी ने बेटे को दी, बेटे ने पोते को दी। ये जमीन अगर हमको अच्छी दी है दादाजी ने उपजाऊ, तो हमारे अगले पीढ़ी को भी उपजाऊ तरीके से जाना चाहिए। तो अगर हम ये बायोफिल बायोलॉजिकल के अलग अलग बैक्टीरियल और फंगल माइक्रोबियल खाद उत्पादन करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसके अंदर से अलग अलग तरह के एसिड निकलते हैं। जैसे हम एक दूध जिसका 12 pH रहता है, जिसको अल्कलाइन बोलते हैं, उसमें 1 चम्मच हम दही डाल देते हैं। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर से लैक्टिक अम्ल निकलता है। तो 4 घंटे में उसका 12 pH जो रहता है अल्कलाइन से वो एसिडिक हो जाता है। किसने किया? वो उस जीवाणु लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने किया। इसी तरह से हमारे जमीन की अगर क्षार बढ़ गए हैं, और अगर आप आईपीएल बायोलॉजिकल्स के एचडी बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें से जो फ्यूमेरिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड और काफी तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, मेलिक एसिड, वो सारे पड़ा हुआ जो आपका सालों साल से आपने वो खादी, सालों साल से हम डीएपी डाल रहे हैं, वो पड़ा हुआ है। बारिश से भी रॉक फॉस्फेट पड़ा हुआ है, वो वैसे स्थिर है, वो उसको पिघालने का काम करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने दूध और दही का उदाहरण दिया, मतलब आपकी जमीन के क्षार भी इसने पिघाल दिया, मतलब आपको जमीन का क्षार खत्म कर दिया। उसके बाद उसके अंदर जो केंचुआ वगैरह है, ज्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, केंचुओं की तादाद बढ़ेगी, उसमें एरेशन बढ़ेगा। जो हमारी जमीन कड़क हो गई है, जो हम पहले 5 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर यूज करते थे, आज 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जमीन इतनी कड़क हो गई है कि उसको खोदने के लिए बहुत पावर लग रही है। तो ये सारे केंचुए जो है छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं, उससे एरेशन बढ़ता है। तीसरा मैंने बताया कि कार्बन बढ़ता है, इससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। मतलब आपकी जमीन की पीएच कम कर दी, आपकी जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दी, और आपके जमीन में एरेशन बढ़ा दिया, जमीन को नरम कर दिया। तो ये सारे बायोलॉजिकल से संभव है। तो ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप क्या, अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो उसे ये करना ही पड़ेगा। और हमारे देश में देखो बारिश है, अलग अलग मौसम है, बाकी यूरोप जैसा तो नहीं है 8-8 महीने बर्फ गिरती है। तो हमें इस मौसम का उपयोग करके हमें कृषि प्रधानता को ज्यादा संबल बनाना चाहिए, और हमें ये विधि से ही हमारी टिकाऊ और लगातार खेती बनी रहेगी। इसी के साथ सर, कार्यक्रम को आखिर की ओर ले जाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे कृषि जागरण के दर्शकों को और देश के किसानों को कृषि के भविष्य के लिए खास मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैंने आपको बता दिया, केमिकल कम से ज्यादा की ओर ले जाएगा आपको। मतलब आज आपको 1 बैग लगेगी तो कल आपको 4 बैग लगने वाली है। और बायोलॉजिकल का मैंने सीधा बता दिया, एक समय के बाद में जीवाणु की संख्या आपकी प्रति एकड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके बाद आपको हम खुद बोलेंगे कि भैया इसको 1-2 साल इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके जमीन में इतनी फैल चुकी है। तो जिस तरह से पुराने दिन गोबर खाद के थे, हम किसानों को बोलते हैं कि अब गोबर तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब मवेशी कम हो रहे हैं, और ये सारे इसके अच्छे स्ट्रेन इकट्ठे करके हम बहुत निर्जंतुक, मतलब स्टराइल कंडीशन में इसको बिना छुए और करोड़ों की तादाद में एक बोतल के अंदर वो देते हैं। मतलब एक तरह से जो गोबर खाद के जो जीवाणु थे वो हम एक बोतल में भर के दे रहे हैं, और आपको इसको कुछ नहीं, नीचे आपको मिट्टी में मिला के या गोबर में मिला के डालना है। आपकी जमीन की उपजाऊता आराम से बनी रहेगी, और इसके अंदर सारे तत्व आपको 16 तत्व मिलते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, और आपकी बाकी खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल और टिकाऊ, हम उसको बोलते हैं टिकाऊ, मतलब आपको आज खेती नहीं करनी, लगातार करनी है। तो यही विधि अपनाएं, और आईपीएल बायोलॉजिकल हमेशा किसानों के साथ बनी रहेगी। इसी के साथ सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कृषि जागरण के स्टूडियो में खास तौर पर अपना कीमती समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कृषि जागरण का बहुत बहुत आभारी हूँ, ये बहुत अच्छे विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगी, और उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए और तमाम कृषि वर्धक ज्ञान के लिए आप देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।